Hey dear students, welcome back to part 3 of our chapter for urbanization and environment। बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं और उसी के साथ साथ हमने सेंसस डेफिनेशन देखा है अर्बन सेटलमेंट का, और हमने देखा है कि अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम, सोशल फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है जो कि हमारी सोसाइटी जो है वो फेस कर सकती है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन होता है। तो आज जो हम देखेंगे वो है माइग्रेशन के ऊपर थोड़ा देखेंगे। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला था माइग्रेशन का मतलब होता है शिफ्ट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है लोग गांव से शहर में आ रहे हैं। तो दोनों तो एक ही हुआ, अलग कहाँ से हुआ? देखो अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब लोग एक साथ एक एरिया में आकर जमा होते जाते हैं तो वो जो एरिया है वो और ज़्यादा एक्सपांड होने लग जाता है, राइट। तो वो अर्बनाइजेशन है। अब ये जो प्रोसेस होता है शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है ना, इसको हम बुलाते हैं माइग्रेशन। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है जो आप समझ लीजिए। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। हाउ डज माइग्रेशन अफेक्ट द अर्बन एनवायरमेंट? अब ये जो माइग्रेशन है, जहाँ पर लोग जो है प्रोसेस जो है माइग्रेशन का एक जगह से दूसरी जगह ऊपर चले जाने का, तो यहाँ से जब लोग चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, तो उसकी वजह से अर्बन एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है या फिर किस तरीके से उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है वो हम देखेंगे। ओके, माइग्रेशन का मतलब जैसे आपको मैंने बताया है रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। या तो एक इंडिविजुअल या तो एक पूरा ग्रुप माइग्रेट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, टिपिकली अक्रॉस रीजनल और नेशनल दोनों ही क्या होगा, डोमेस्टिक में आ जाएगा। रीजनल हो सकता है सिटी के एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर जा रहा हो, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, वो होता है हमारा रीजनल। नेशनल क्या होता है, विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ दी नेशन। और फिर आता है हमारा इंटरनेशनल बाउंड्रीज, यानी कि एक नेशन से दूसरे नेशन अक्रॉस द ग्लोब आप कहीं भी माइग्रेट होकर जाते हो रहने के लिए। Now, it involves a change in the usual place of residence for a considerable period of time। यानी कि क्या होता है यहाँ पर, इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। जहाँ पर आप रहते हैं उसको हम अपना रेसिडेंस बुलाते हैं। तो आपका रेसिडेंस जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, चेंज होता है, या तो परमानेंट के लिए भी वो चेंज हो सकता है। पीपल माइग्रेट फॉर वेरियस रीजन्स। अब ऐसे कई सारे रीजन्स हैं जो हमने पहले कॉन्सेप्ट में भी देखे हैं कि पीपल जो है, लोग जो है वो माइग्रेट क्यों होते हैं, क्या रीज़न है उसके। कई जगहों पर उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, कहीं पर उनको बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल जाती है, कोई मेडिकल हेल्प सीख करने के लिए जाता है, कोई टूरिज्म के हिसाब से चले जाता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग रीजन्स होते हैं जिसके लिए वो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा सकता है। एस्केपिंग कॉन्फ्लिक्ट और परसिक्यूशन। ओके, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक जहाँ पर हम रह रहे, हो सकता है वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत होते हो, गाली गलौज बहुत होती हो, हमको ऐसे माहौल में बिल्कुल भी नहीं रहना है, तो हम वहाँ से शिफ्ट होकर जाना चाहते हैं। दूसरा आता है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को इतना ज़्यादा हरास किया जाता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, आए गए दिन उस कम्युनिटी को मारना, गालियाँ देना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती है ताकि वो लोग इस एरिया को छोड़ के यहाँ से चला जाए, तो उसको हम बुलाते हैं परसिक्यूशन। परसुइंग एजुकेशन, जैसे मैंने आपको कहा एजुकेशन एक रीज़न हो सकता है। रीयूनाइटिंग विद फैमिली, आपकी फैमिली बाहर रहती है, आप उनके साथ में जाकर सेटल हो जाना चाहते हैं, या हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, वाइफ को यहाँ से अब शिफ्ट होकर अपनी फैमिली के पास चले जाना है, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। और सिंपली सीकिंग अ चेंज इन लाइफस्टाइल, या तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज देखना है, आप यहाँ पर नहीं रहना चाहते हो, बाहर के कंट्री की लाइफस्टाइल हमको पसंद है, हम वहाँ जाकर एडजस्ट होकर रहना चाहते हैं, तो दैट इज़ अप टू द पर्सन हु इज़ विलिंग टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Now, migration can occur within a country, internal migration, or involve across national boundaries. Okay, अब माइग्रेशन जो होता है अपने कंट्री के अंदर भी हो सकता है, एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर, सिटी के एक सबब से दूसरे सबब, टाउन से सिटी में चले गए, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए, तो ये सब हमारा विद इन द बाउंड्रीज होता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, दैट इज आवर इंटरनेशनल माइग्रेशन। माइग्रेशन कैन बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एंड कैन बी ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर्स। अब माइग्रेशन जो है वो वॉलेंट्री भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। वॉलेंट्री जहाँ विलिंगली आप खुद से जाना चाहते हो शिफ्ट होकर, इनवॉलेंट्री यानी ज़बरदस्ती या फोर्सफुली आप वहाँ से जा रहे हो। such as economic opportunities, political instability, environmental conditions, family reunification or personal choice. It is a complex social phenomena influenced by social, economic, political and environmental factors. तो ये एक ऐसा फिनोमिना है, सोशल फिनोमिना है, जहाँ पर इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं इंसान यहाँ से शिफ्ट होने के लिए। इट कुड बी बिकॉज ऑफ सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल और environmental factors. Now,
Migration has been a fundamental aspect of human history and continues to shape societies and cultures around the world. अब माइग्रेशन जो है ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि सोसाइटी को किस तरीके से क्या करता है, वो शेप करता है, धीरे धीरे उसको मोल्ड करने की कोशिश करता है. जैसे हम 80s की बात करें, 60s की बात करें, 70s की बात करें, फिर हम 90s पर आते हैं, फिर 2000s पे आते हैं, आज 2023 चल रहा है. तो इतने दौर में कितना सारा चेंजेस आ चुका है, राइट. तो माइग्रेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसके लिए, ह्यूमन हिस्ट्री के लिए. ओके. Migration can have significant impacts on the urban environment. Here are some ways in which migration affects urban areas. अब माइग्रेशन जो है उसका इम्पैक्ट होता है अर्बन एनवायरनमेंट के ऊपर. तो चलिए देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है माइग्रेशन का. सबसे पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेंसिटी. माइग्रेशन कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज. माइग्रेशन हो रहा है तो डेफिनेटली अर्बन एरियाज का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा. As more people move to cities, the population density can rise rapidly. डेंसिटी का मतलब होता है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की. तो जितने ज़्यादा लोग शिफ्ट होते जाएंगे, माइग्रेट होते जाएंगे, उतना ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता जाएगा. दिस कैन पुट प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. अब क्योंकि माइग्रेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे. अब और इंफ्रास्ट्रक्चर हमको सुधारना होगा, अब और हाउसिंग फैसिलिटीज़ देनी होगी, पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल करके देना है, लीडिंग टू ओवर क्राउडिंग एंड स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज. अब क्योंकि हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो हमको चीज़ें अवेलेबल करके लोगों को देनी है. Then, housing demand and affordability. Migration can drive up the demand for housing in urban areas. This increased demand can result in rising housing cost and decreased affordability, making it difficult for both newcomers and existing residents to find suitable and affordable housing options. अब क्योंकि लोग ज़्यादा आ रहे हैं रहने के लिए यहाँ पर, तो हमको उनको हाउसिंग फैसिलिटी देनी है. तो कहीं ना कहीं अब लोगों की डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो हमारे हाउसिंग के जो कॉस्ट है वो भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं. तो दोनों के ही लिए डिफिकल्ट होता है. एक तो जो बाहर से आए हैं उनके लिए, न्यू कमर्स के लिए, और जो एक्सिस्टिंग रेसिडेंट्स है, जो यही इसी एरिया को बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए भी जो है वो घरों के दाम जो है वो आसमान छू जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है जिसकी वजह से घर के दाम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. देन अर्बन स्प्रॉल. Migration can contribute to urban sprawl, which is the outward expansion of cities into surrounding rural areas. यानी कि अब क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सिटी जो है वो और ज़्यादा एक्सपांड हो रही है. सिटी एक्सपांड होने की वजह से क्या होता है, जो गांव की तरफ का हिस्सा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, सब बाउंड्री होती है ना, एक तरफ रूरल है, एक तरफ अर्बन है. तो अर्बन इतना बढ़ रहा है कि रूरल उसकी वजह से क्या होते जा रहा है, श्रिंक होते जा रहा है, क्योंकि अर्बन जो है वो क्या हो रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है. As more people migrate to cities, the need for housing and infrastructure goes. अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सिटीज़ में आने की वजह से कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड और अनडेवलप्ड लैंड जो है वो क्या हो जाते हैं, उसकी वजह से रेसिडेंशियल या कमर्शियल पर्पज़ के लिए कन्वर्ट कर दिए जाते हैं. This can result in the loss of green spaces, increased traffic congestion and environmental challenges. अब क्योंकि लोगों के बढ़ जाने की वजह से जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, सिटीज़ में लोग और ज़्यादा आते जा रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है रेसिडेंशियल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में. अब ये कमर्शियल या रेसिडेंशियल होने की वजह से क्या हो रहा है, जितने भी ग्रीन स्पेसेस है यानी कि फॉरेस्ट एरियाज़ है, हमको उसको कट डाउन करना पड़ता है. तो अल्टीमेटली वो जो है उसकी वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. Infrastructure and services. Migration puts pressure on urban infrastructure and services such as transport, water supply, sanitation, healthcare and education. Rapid population growth can strain existing systems, leading to overcrowding, increased demand and sometimes inadequate provision of services. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज जो है उसका भी बहुत बड़ा, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, वाटर सप्लाई सर्विसेज की बात करें, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की बात करें, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं तो ये फैसिलिटीज़ को उतना ज़्यादा हमको रैपिडली बढ़ाकर देना होगा. रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा प्रेशर पुट करता है किस पे, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग जो है वो और ज़्यादा होता है, डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, एंड समटाइम्स इनएडिक्वेट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. और कई बार ऐसा हो जाता है कि सर्विसेज लोग बहुत ज़्यादा है लेकिन सर्विस जो है वो कम है, डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन की डेंसिटी उतनी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है लेकिन उतना सप्लाई जो है उसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही क्या है, इनएडिक्वेट है. तो दैट कुड बी द रीज़न. नेक्स्ट इज कल्चरल डाइवर्सिटी. Migration brings cultural diversity to urban areas, enriching the social fabric of cities.
Different ethnicities, languages, tradition contribute to the cultural vibrancy of urban environment, fostering creativity, innovation and a broader range of experiences. अब जहाँ पर हमने इतनी सारी चीज़ें देखी है कि कितना ज़्यादा प्रेशर पुट हो जाता है हमारे प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग फैसिलिटी, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, जितनी भी हमारी सर्विसेज है सबके ऊपर प्रेशर आ तो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग कल्चर्स के लोग भी आते हैं जब माइग्रेट होते हैं, तो आपको हर तरीके के हर कल्चर के लोग यहाँ पर मिलेंगे, अलग अलग एथनिसिटी वाले, डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले, जिसकी वजह से जो कल्चरल वाइब्रेंसी है वो और ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमको भी न्यू न्यू एक्सपीरियंस करने मिलता है, जैसे कोई हमने लैंग्वेज कहीं पर गए हैं, अगर किसी स्पेसिफिक स्टेट में गए तो हम वहाँ की थोड़ी बहुत लैंग्वेज जो है वो समझ लेते हैं या सीख लेते हैं, ताकि हम ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाए लोगों के साथ उनकी मदर टंग के लिए। अब इसी के साथ साथ क्या होता है, क्योंकि हमने लैंग्वेजेस सीख लिए तो हमारे लिए भी साइन बोर्ड्स पढ़ना आसान हो जाता है, कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, आसानी से हम अच्छा खासा हम चीज़ों को समझ लेते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं कल्चरल वाइब्रेंसी का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होता है, लोगों को काफ़ी कुछ इससे सीखने भी मिलता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, migration can have positive economic effects on urban areas. Migrants often bring diverse skills, talents and entrepreneurial spirit, contributing to economic growth and innovation. They may fill labor market gaps, boosting productivity and driving business development. अब मार्केट माइग्रेशन का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है अर्बन एरियाज़ पे, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, तो उनकी अपनी टैलेंट, अपनी स्किल्स होती है जो वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से वहाँ से अपना टैलेंट स्किल्स लेकर आते हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होती है जो कि कंट्रीब्यूट करती है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब इससे लेबर मार्केट का जो गैप है हमारा वो फिल हो गया। हो सकता है हमें ऐसा टैलेंटेड इंसान चाहिए जो हमको हमारे पास से नहीं मिल रहा है, लेकिन बाहर से उसको बुलाना पड़ेगा, तो वो गैप जो है वो फिल हो जाता है, जिससे कि कंपनी की बिजनेस और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसकी क्या होती है, बूस्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपने आप बिजनेस डेवलप करेगा तो क्या डेवलप करेगा, इकोनॉमी भी डेवलप करेगी। Social integration and challenges. Migration can present social integration challenges both for newcomers and existing residents. अब ये जो चैलेंज है न्यूकमर्स के लिए भी होता है, एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स के लिए भी होता है। क्या, सोशल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि मिक्सिंग टुगेदर, मिक्सअप होना, आपस में मिलना। The arrival of migrants from different cultural backgrounds can create social tensions and conflicts, particularly when there are disparities in language, education and socio-economic opportunities. तो कई बार होता है ना कि हम जहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत आसानी से घुल मिल नहीं पाते हैं जल्दी। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उसकी लैंग्वेज को इमीडिएटली नहीं सीख सकते हैं, राइट। अब तक हम अपने घर की लैंग्वेज, अपनी मदर टंग में बात करते आए हैं, अचानक किसी कल्चर में जाकर मिक्सअप हो जाना वो भी पॉसिबल नहीं होता है। कोशिश हम करते हैं लेकिन थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। जहाँ पर डिस्पैरिटीज़ होती है यानी डिफरेंसेस होते हैं, जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज होती है, एजुकेशन सिस्टम अलग होता है, सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अलग होती है। हाउएवर सक्सेसफुल इंटीग्रेशन एफर्ट्स कैन प्रमोट सोशल कोहेजन एंड डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर ये जो आपका जो मिलाप है, लोगों के साथ मिक्सअप होना अगर बहुत ज़्यादा आपने अच्छे से कर लिया, अगर आप बहुत ही आसानी से गेट टू गो पर्सन हो दूसरे लोगों के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है लॉन्ग टर्म के सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट इट सेज demand for public resources. The increased population due to migration can strain public resources such as schools, healthcare facilities and public transportation. अब क्या होता है, पब्लिक रिसोर्सेज जो है उसकी भी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि स्कूल्स हो गए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रो करेगी तो रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। Adequate planning and resource allocation are necessary to address the needs of a growing and diverse population. अब आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको ये रिसोर्स जो है वो लोगों में क्या करने हैं, एलोकेट करने हैं। फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई है तो हमको पता है हमारे यहाँ पर शहर में कितने लोग रह रहे हैं, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिसोर्स। तो अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं कि इस रिसोर्स को कैसे हमें अपने सिटीजन्स तक पहुँचाना है। It is important for urban planners and policymakers to anticipate and address the challenges associated with migration to ensure sustainable urban development, inclusive communities and the well-being of both newcomers and the long-term residents. तो जहाँ पर हम बात करते हैं urban planners की, तो बहुत ही ज़रूरी है जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो प्लानर्स होते हैं, अर्बनाइजेशन प्लान करके रखा है। जब लोग बाहर से यहाँ आते हैं तो किस तरीके से चीज़ें डिसाइड की जाती है उन सब के रिसोर्स एलोकेशन के लिए, तो बहुत ही ज़रूरी है इन सबको एंटिसिपेट एंड एड्रेस द चैलेंजेस एसोसिएटेड
एंटिसिपेटेड, यानी कि आपको अनुमान लगाना है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं न्यू कमर्स को भी और एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स को भी, टू एंश्योर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, इंक्लूसिव कम्युनिटीज। इंक्लूसिव का मतलब होता है हर किसी को इंक्लूड करना है, आप किसी को एक्सेप्शन नहीं रख सकते, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो हर किसी को आप चाहते हो यहाँ पर इंक्लूड करना, एंड द वेलबींग ऑफ बोथ न्यू कमर्स एंड द लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स। So that is how the migration is having an impact on the urban environment. That was the question number 3. Moving to question number 4. अब यहाँ पर आपको सिमिलर क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैंने साथ में ही यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के ऐड कर लिए, ठीक है। डिस्कस ऑन द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू रैपिड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के लिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। देखो बच्चों, आप बोलोगे मैम ये तो हो चुका है, नहीं हो चुका है, क्योंकि हमने सोशल फैक्टर्स पढ़े थे। ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जिसकी हम बात करें, तो सोशल प्रॉब्लम अलग है, इन्वायरमेंटल जो है वो अलग है। थोड़ा बहुत आपको सिमिलैरिटी मिलेगी पॉइंट्स में, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको क्या पूछते हैं आप वो देखिए। सेकेंड है रैपिड अर्बनाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन सीवियर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिस्कस। तो 2 क्वेश्चंस दिए थे, मैंने दोनों को एक साथ डाल दिए क्योंकि दोनों के आंसर आपके सिमिलर होंगे। नाउ रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कैन लीड टू अ रेंज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। फटाफट तेज़ी से बढ़ रहा है जो अर्बनाइजेशन और अनप्लान्ड है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर। सबसे पहला आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब जैसे जैसे सिटीज़ एक्सपांड होते जाती है तो जो हमारे नेचुरल हैबिटेट है जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारा नेचर है वो हार्म हो जाता है। जैसे कि हमारे फॉरेस्ट है, हमारे वेटलैंड्स है, हमारे फार्मलैंड्स है, आर ऑफन क्लियर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अर्बन एरियाज। अब सिटीज़ एक्सपांड हो रही है, अर्बन एरियाज एक्सपांड होते जा रहा है, तो लोगों को हम कहाँ रखेंगे, सर पे थोड़ी बिठा सकते हैं, तो उनके लिए जगह भी तो बनानी है। तो जो हमारे नेचुरल हैबिटेट है हम उसको हार्म करके उनके कॉस्ट पे लोगों को रहने की जगह दे रहे हैं। दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आप जो है झाड़ को कट करोगे, फॉरेस्ट को खत्म करोगे, तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम डिस्टर्बिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड माइग्रेशन पैटर्न्स। सी व्हेन यू आर डिस्टर्बिंग दिस एनवायरनमेंट, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हो। तो अल्टीमेटली फॉरेस्ट को खत्म करने की वजह से जितने एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं वो अब कहाँ जाएंगे रहने के लिए, राइट। तो आपकी वजह से ये जो लॉस आप बढ़ा रहे हो वो कुछ ज़्यादा ही एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। देन डिफॉरेस्टेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, जहाँ पर हम झाड़ को क्लियर करते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके, घर बना सके, कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सके। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, हमने कर तो दिया डिफॉरेस्टेशन, लोगों को जगह दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। अब इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो होता है। हम देखते हैं ना, कई बार बारिश कोई भी मंथ में आ जाती है, कभी भी आ जाती है। कभी आपने देखा था मार्च में बारिश आती है, अप्रैल में बारिश आती है, अब तो अप्रैल में भी आकर गई है, कई बार दिसंबर जनवरी में भी बारिश आकर गई है। तो ये क्यों होता है, ये क्लाइमेट चेंज जो है ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम। और कहीं ना कहीं कार्बन जो है वो भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन अलग होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इतना ज़्यादा हम व्हीकल्स की वजह से जो इतना हवा में रिलीज़ होता है, या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हवा में रिलीज़ होता है, तो अल्टीमेटली दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर योर ग्लोबल वार्मिंग एज वेल। तो यहाँ पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाता है, हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस। ग्रीन स्पेसेस जहाँ पर हमको पार्क्स, गार्डन्स देखने नहीं मिलते हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफन लीड्स टू द लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस विद इन द सिटीज। पार्क्स, गार्डन्स एंड अदर ओपन एरियाज आर कन्वर्टेड इनटू बिल्डिंग्स एंड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। अब जो पार्क्स है, गार्डन्स है, जो जहाँ पर हरियाली रहती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, उनको भी हम ख़त्म करें, क्योंकि वहाँ उसको भी हम कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। This reduces access to natural areas, diminishes urban aesthetics and decreases opportunities for recreation and relaxation. देखो कई बार अब पार्क में जो जाते हैं रिलैक्स होने के लिए भी जाते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग एकदम फ्रेश ब्रीदिंग के लिए जाते हैं, मेडिटेशन के लिए जाते हैं, कुछ होते हैं अपनी मन की शांति के लिए वहाँ जाते हैं। तो अगर ये ग्रीन स्पेसेस ही ख़त्म हो जाएंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे फॉर रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। देन वी हैव एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से तो हम सभी वाकिफ़ है कि पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो अर्बन एरियाज जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर ट्रैफिक भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लेवल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन जो है वो और ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है।
व्हीकल एमिशन, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, हम जानते हैं व्हीकल एमिशंस हो गए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो होती है तो उसकी वजह से भी केमिकल्स रिलीज होते हैं। कंजम्पशन एंड एनर्जी कंजम्पशन यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स सच एज पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Poor air quality negatively affects human health and contributes to respiratory diseases, allergies and other health issues। तो कहीं ना कहीं ये जो पोल्यूटेंट्स, ये जो मैटर्स जो हवा में रिलीज होते हैं, तो अल्टीमेटली हमने देखा इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हमें भी इसका इम्पैक्ट देखने मिलता है क्योंकि एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है। एयर क्वालिटी ख़राब हो जाने की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी, सांस लेने में लोगों को तकलीफ आती है, एस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, उसी के साथ साथ स्किन एलर्जीज हो सकती है आपको, और भी ऐसे कई सारे डिजीजेस हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वाटर पोल्यूशन। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कैन रिजल्ट इन कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू इनएडिक्वेट सैनिटेशन सिस्टम। अब प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वाटर बॉडीज़ के अंदर सारा सैनिटेशन जो है वो क्या होता है, रिलीज हो रहा है। इनएडिक्वेट सैनिटेशन सिस्टम, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल की कोई सही हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी सही से अवेलेबल नहीं है। उसी के साथ साथ सीवेज, केमिकल, दूसरे कई सारे पॉल्यूटेंट्स जो है वो रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, जाकर वहाँ पर ग्राउंड वाटर में जाकर वहाँ पर वाटर की क्वालिटी को पूरी तरीके से ख़राब करते हैं। तो अपना आप एक्वेटिक यानी जो मरीन लाइफ है हमारी, मरीन इकोसिस्टम है हमारा, वो भी क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है। वाटर स्कैसिटी एंड रिसोर्सेज डिप्लीशन। रैपिड अर्बनाइजेशन इंक्रीजेज द डिमांड फॉर वाटर रिसोर्सेज। अब ये अर्बनाइजेशन जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अपने आप डिमांड भी जो है वो वाटर रिसोर्सेज की क्या है, बढ़ती है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट कैन लीड टू वाटर स्कैसिटी। अब इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास, वाटर मैनेजमेंट हमारा सही से नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से पानी की कमी जो है वो आ सकती है, स्पेशली इन रीजन्स ऑलरेडी फेसिंग वाटर स्ट्रेस। स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर ऑलरेडी पानी की कमी होती है, वहाँ पर अगर लोग ज़्यादा जाकर बसने लग गए तो और ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाएगी। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर यानी ग्राउंड वाटर से पानी जो है वो हम हद से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज, तो इसकी वजह से हम जो नेचुरली वाटर सोर्स है उसको क्या करते हैं, डिप्लीट कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। एंड इट कैन हैव अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, जिसका लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि अर्बन और रूरल एरियाज दोनों ही जगह पर हमको देखने मिलेगा। नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे हमने देखा वेस्ट जो है वो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करने का कहीं पर भी कोई ऑप्शन हमारे पास सही से अगर नहीं है, इनएडिक्वेट फैसिलिटी है वेस्ट के डिस्पोजल की, तो अर्बन एरियाज में क्या होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, विच नीड्स टू बी इफेक्टिवली मैनेज्ड। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस अगर रही, लिमिटेड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ है, इनएडिक्वेट वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम्स है। देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो कुछ वेस्ट ऐसे हैं जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल पील्स हो गए, इसको हम वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, इसको आप कचरे में ना फेंकते हुए अगर आप इसको रीयूज़ करो, फॉर एग्जांपल इसको कई दिन तक अगर आप कहीं पर स्टोर करके रखते हो, तो आप इससे बहुत सारे क्लीनिंग मतलब केमिकल फ्री आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे खाद चाहिए होती है फॉर अपने ट्रीज़ को, राइट, तो आप इससे खाद बना सकते हो। तो ये सारा डिस्पोज ना होते हुए इसके अंदर के जितने न्यूट्रिशन है वो मिट्टी को वापस मिल जाते हैं जब आप इसकी खाद बनाकर तैयार करते हो। लेकिन अगर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है जिस अर्बन एरियाज़ में, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। Result in pollution, the release of harmful substances into the environment and the proliferation of landfill। ज़मीन में चली जाएगी, मट्टियों के अंदर फिर से जाकर क्या करेगी, सॉइल की क्वालिटी को जो है वो ख़राब करती है, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज एनर्जी कंजम्पशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो एनर्जी कंजम्पशन जो सबसे ज़्यादा होता है, अर्बन एरियाज कंज्यूम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग, कूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो एनर्जी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए घरों में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। इंक्रीज्ड एनर्जी कंजम्पशन कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एज exacerbating climate change and its associated environmental impact। तो एनर्जी कंजम्पशन क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का
एमिशन जो है वो और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती है, जो कि लीड करती है क्लाइमेट चेंज को, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आता है और उसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो हमको देखने मिलता है। Addressing these environmental problems requires sustainable urban planning and development practices। बच्चों देखो, जहाँ पर मैंने आपको पॉइंट्स तक लिखे हैं, मैं उस आंसर को कंक्लूड भी करने वाली हूँ। तो यहाँ तक हमारे पॉइंटर्स थे, अब आगे हमारा कंक्लूजन है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो क्या है, इट रिक्वायर्स सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। तो हमको प्रॉपर प्लानिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दिस इंक्लूड्स इनकॉर्पोरेटिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमको ध्यान देना है। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स जो है वो हमको बनानी है। अगर आप यहाँ से बाहर जाओ, दूसरी कंट्रीज में देखो, तो वहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स होती है जहाँ पर सोलार पावर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो एमिशंस रिलीज होते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में वो कम होते हैं, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन वहाँ पर रुक जाता है। उसके अलावा वी हैव इम्प्लीमेंटिंग वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो आपको ना कि सिर्फ बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। प्रोटेक्ट करना है, आपको रिस्टोर करना है ग्रीन स्पेसेस को। ग्रीन स्पेसेस क्या है, जैसे पार्क्स और गार्डन्स, जो कि रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ होती है, अगर हम देखें तो उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। क्यों? हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो हमको ग्रीन स्पेसेस को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अडॉप्टिंग सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट अप्रोचेस। अब क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है तो रिसोर्स का एलोकेशन ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वाटर एक ऐसा रिसोर्सेस है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर आपने उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया तो। Additionally, raising awareness, promoting eco-friendly behaviors and implementing strict regulations can contribute to mitigating the negative environmental impacts of rapid and unplanned urbanization। तो कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस जो है लोगों के अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो, इको फ्रेंडली बिहेवियर ही इको फ्रेंडली बना लो। तो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना कि चीज़ों को ख़रीदने में, उसको यूज़ करने में भी आपको लेकर आना है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट के ऊपर जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उसको बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे 2 आंसर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम स्मार्ट सिटीज़ क्या होती है उसके ऊपर अपने आंसर्स को समझेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।